Dear student, hello my friends. Welcome to my YouTube channel English by धीरेन्द्र मिश्रा सर. स्टूडेंट्स, आज मैं आपको 10th स्टैंडर्ड इंग्लिश मीडियम टेक्स्ट बुक में यूनिट 4 लेसन एक्सप्लेन करने वाला हूं और मैं इंडिकेट करके दिखा रहा हूं. आप देख सकते हैं फ्रॉम द डायरी ऑफ एन ए फ्रैंक. एन ए फ्रैंक की एक डायरी है, उससे कुछ स्टोरीज आ रही है. तो डायरी का मतलब जो अपने एक्सपीरियंस आदमी लिखता है और एन ए फ्रैंक ने खुद ये लिखा है. तो आइए देखते हैं इसमें क्या है स्टोरी. तो स्टूडेंट्स चलिए, बिफोर यू रीड सबसे पहले मैं पढ़ूंगा और आप सभी ध्यान देंगे. तो सबसे पहले बिफोर यू रीड में देखते हैं क्या लिखा है. बिफोर यू रीड में है एनेलीज मैरी एन ए फ्रैंक. पूरा नाम है स्टूडेंट, याद रखिएगा. एनेलीज मैरी एन ए फ्रैंक 12 जून 1929 फरवरी मार्च 1945. इट मीन्स 12 जून 1929 को उसका जन्म हुआ और फरवरी और मार्च का जो टाइम था 1945 वो उसकी डेथ का टाइम है. वॉज ए जर्मन, एक जर्मन थी. बॉर्न जीविश गर्ल, लेकिन जन्म से वो यहूदी थी. हु रोट वाइल इन हाइडिंग विथ हर फैमिली एंड 4 फ्रेंड्स इन एम्स्टर्डम ड्यूरिंग द जर्मन ऑक्यूपेशन ऑफ द नीदरलैंड्स इन वर्ल्ड वॉर सेकेंड. अब यहाँ पे ये लिखा है स्टूडेंट्स कि वो जन्म से यहूदी थी. जिसने ये डायरी तब लिखा जब वो अपने परिवार के साथ और 4 दोस्त थे उसके, और वो एम्स्टर्डम में छिप गए थे. और ये टाइम पीरियड वर्ल्ड वार जब सेकंड चल रहा था ना जर्मनी में, और नीदरलैंड ने ऑक्यूपेशन कर लिया था. ऑक्यूपेशन माने कब्जा कर लिया था, ठीक है, अधिकार कर लिया था. उस टाइम की बात है. तो आइए आगे देखते हैं अगली लाइन में क्या कहा गया है. अगली लाइन में है हर family had moved to Amsterdam after the Nazis gained power in Germany but were trapped when the Nazi occupation extended into the Netherlands. ये नाजीवाद और फासीवाद दो विचारधारा है स्टूडेंट्स, याद रखिएगा. तो जिसमें नाजियों ने शायद कब्जा किया था जर्मनी में. तो आइए देखते हैं वहाँ से कि उसकी फैमिली मूव कर गई थी एम्स्टर्डम में. कब? जब नाजियों ने जर्मनी में पावर यानी सत्ता उनको हासिल हुई, उसके बाद जो है जब नाजियों ने कब्जा कर लिया जर्मनी पर, तो उसके बाद इनका फैमिली एम्स्टर्डम नामक शहर में मूव करके चला गया. लेकिन वो वहाँ पे फंस गए, ये लोग वहाँ जा करके. जब नाजियों का विस्तार नीदरलैंड्स कंट्री तक जा पहुँचा तो ये वहाँ फंस गए थे. तो आगे देखते हैं क्या लिखा है. एज परसिक्यूशन अगेंस्ट द जीविश पॉपुलेशन इंक्रीज्ड. परसिक्यूशन का मतलब होता है शोषण, अत्याचार, ये कह सकते हैं आप स्टूडेंट्स. तो आइए फिर से देखते हैं क्या लिखा है लाइन में. एज परसिक्यूशन अगेंस्ट द जीविश पॉपुलेशन, यहूदी जनसंख्या के खिलाफ ये शोषण अत्याचार इंक्रीज्ड, बढ़ गया. द फैमिली वेंट इनटू हाइडिंग इन जुलाई 1942 इन हिडन रूम्स इन हर फादर ओटो फ्रैंक्स ऑफिस बिल्डिंग. इनके पिता का नाम एन ए फ्रैंक के फादर का नाम आ गया है स्टूडेंट, याद रख लीजिएगा सभी लोग, ओटो फ्रैंक. तो ये जब यहूदी पॉपुलेशन पर अत्याचार बढ़ गए तो इनका परिवार कहाँ पे छिप गया? जुलाई 1942 में एक छिपे हुए कमरों में, सीक्रेट कमरों में. और एक कमरा कहाँ था? ओटो फ्रैंक जो उसके फादर थे, उनकी जो ऑफिस काम करने वाली बिल्डिंग थी, वहाँ पे ये लोग जाके सब छिप गए थे. फिर आगे क्या होता है स्टूडेंट, सभी लोग ध्यान दीजिएगा. अगली लाइन में पढ़ रहा हूँ. आफ्टर 2 years इन हाइडिंग, 2 वर्ष मतलब छिपने के बाद, द ग्रुप वॉज बिट्रेड. ये ग्रुप को धोखा दे दिया गया, मतलब ये ग्रुप धोखे में आ गया. एंड ट्रांसपोर्टेड टू द कंसंट्रेशन कैंप. कंसंट्रेशन कैंप वो होता है जब किसी को पकड़ के ले जाते हैं, मतलब वहाँ पे डाल देते हैं. डिटेंशन सेंटर होता है, कंसंट्रेशन सेंटर होता है, मतलब अनजान लोगों को वहाँ पे डाल देते हैं, ऐसा कह रहे हैं. कि 2 साल छिपने के बाद ये ग्रुप को धोखा दे दिया गया और इनको भेज दिया गया पकड़ के, कहाँ? कंसंट्रेशन कैंप. System where Anne died of typhus in Bergen-Belsen within days of her sister Margot Frank. इसका मतलब यह है कि ग्रुप इनका पकड़वा दिया गया और कंसेंट्रैम की व्यवस्था में ले जाए जहां एने की टाइफाइड से मौत हुई. ठीक है, ये कह रहे हैं. अब आगे क्या लिखा है. हर फादर ओटो द ओनली सर्वाइवर ऑफ द ग्रुप. उस ग्रुप में केवल एक आदमी बचा था, एक ही आदमी, उसका नाम था ओटो फ्रैंक. और ओटो फ्रैंक कौन थे? एन ए फ्रैंक के फादर. रिटर्न टू एम्स्टर्डम, ये एम्स्टर्डम लौटे. इनके पिता जो बचे थे अकेले, बाकी सबकी मौत हो गई.
तो आफ्टर द वॉर एंडेड यानी जब युद्ध खत्म हुआ तो लौट आए, टू फाइंड दैट हर डायरी हैड बीन सेव्ड, और उन्होंने पाया कि उसकी डायरी बची हुई है। यानी ओटो फ्रैंक जब एम्स्टर्डम लौट के आए तो उन्होंने देखा युद्ध तो खत्म हो गया, तो उन्होंने खोजा तो उनको पता लगा कि ये डायरी बची हुई है एने फ्रैंक की। कन्विंस्ड दैट इट वॉज ए यूनिक रिकॉर्ड, ये मानते हुए कि ये एक अनोखा रिकॉर्ड है, ही टुक एक्शन टू हैव इट पब्लिश्ड इन इंग्लिश अंडर द नेम द डायरी ऑफ यंग गर्ल। उन्होंने फिर एक्शन लिया कि इसको प्रकाशित करेंगे इंग्लिश लैंग्वेज में, और किस नाम से? द डायरी ऑफ यंग गर्ल नाम से। उन्होंने ठान लिया कि अब इसको प्रकाशित करवाएंगे, तो इन्होंने करवाया भी। अब चलिए नेक्स्ट पैराग्राफ देखते हैं स्टूडेंट्स क्या लिखा है। द डायरी वॉज गिवन टू एने फ्रैंक फॉर हर 13th बर्थडे and chronicles the event after her life from June 1942 until its final entry of 1 अगस्त 1944। मतलब ये डायरी एने फ्रैंकोस को 13 बर्थडे पर दी गई थी, और इसमें उसके जीवन की जो 12 जून 1942 से लेकर के आखिरी एंट्री कब तक है? 1 अगस्त 1944। मतलब इतने तक के बीच की घटनाएं उसमें मतलब वर्णन किया गया है, बताया गया है। ठीक है, तो आगे देखते हैं क्या लिखा है। नेक्स्ट लाइन में इंडिकेट कर रहा हूँ स्टूडेंट, सभी लोग देखेंगे। इट वॉज इवेंचुअली ट्रांसलेटेड फ्रॉम इट्स ओरिजिनल डच इनटू मेनी लैंग्वेजेस। इसका फिर बाद में संयोगवश ट्रांसलेशन अनुवाद किया गया। ओरिजिनल डच भाषा में ये लिखा था एने फ्रैंक ने, फिर मेनी लैंग्वेजेस, कई लैंग्वेज में इसका ट्रांसलेशन हुआ। किस लैंग्वेज से? डच लैंग्वेज से। एंड बिकेम वन ऑफ द वर्ल्ड्स मोस्ट वाइडली रीड बुक्स, और दुनिया की मानी जानी पढ़े जाने वाली किताबों में से एक बन गई है। जितनी पढ़ी जाने वाली किताबें हैं उनमें से एक ये भी बन गई, बहुत फेमस। There have also been several films, television and theatrical productions and even an opera based on the diary। इस डायरी पर आधारित कई घटनाएं, मतलब जैसे कि फिल्म बनी, नाटक, फिर ओपेरा, इस तरह के कई भी ड्रामा, मतलब इस तरीके के निर्माण भी हो चुके हैं इस डायरी के आधार पर। मतलब इस डायरी ने इंस्पायर किया बहुत सारी चीज़ों को बनाने के लिए। डिस्क्राइब्ड एज द वर्क ऑफ ए नेचर एंड इंसाइटफुल माइंड द डायरी प्रोवाइड्स, ये सॉरी नेचर नहीं मेच्योर है, ध्यान दीजिएगा मैं टिक कर रहा हूँ। इसमें एक मेच्योर वर्क का डिस्क्रिप्शन मिलता है, मतलब जो एने फ्रैंक की माइंड है उसमें मेच्योरिटी नज़र आती है। इंसाइटफुल माइंड यानी आंतरिक दृष्टि कितनी है मन और मस्तिष्क में, ये डायरी वर्णन करती है। प्रोवाइड्स एन इंटाइमेट एग्जामिनेशन ऑफ डेली लाइफ अंडर नाजी ऑक्यूपेशन, मतलब नाजियों के कब्जा जब हो गया था वहाँ पे उस स्थान पे, तो उसके अंतर्गत डेली लाइफ कैसा था उसका परीक्षण निरीक्षण प्रस्तुत करती है ये डायरी। एने फ्रैंक हैज़ बिकम वन ऑफ द मोस्ट रिनाउंड एंड डिस्कस्ड ऑफ द होलोकॉस्ट विक्टिम। एने फ्रैंक होलोकॉस्ट की सबसे अधिक जानी मानी और बहुत ही पॉपुलर शिकार यानी चर्चित शिकार बन चुकी थी। तो ये अभी तक तो इसके बारे में ये सारी जानकारी थी एने फ्रैंक के बारे में। अब लेसन के बारे में चलते हैं स्टूडेंट्स, देखते हैं क्या है। तो आइए लेसन स्टार्ट करते हैं, मैं आपको इंडिकेट करके दिखा रहा हूँ। तो फिर से देखेंगे स्टूडेंट्स सभी लोग, ये लेसन यहाँ से है, तो चलिए लेसन में देखते हैं। राइटिंग इन ए डायरी इज़ ए रियली स्ट्रेंज एक्सपीरियंस फॉर समवन लाइक मी। डायरी में लिखना वास्तव में बड़ा ही स्ट्रेंज एक्सपीरियंस था, समवन किसी के लिए भी, लाइक मी मेरे जैसे किसी भी व्यक्ति के लिए डायरी लिखना ये रियली स्ट्रेंज एक्सपीरियंस था। नॉट ओनली बिकॉज आई हैव नेवर रिटन एनीथिंग बिफोर, केवल इसलिए नहीं कि मैंने कभी इससे पहले कुछ लिखा नहीं, but also because it seems to me that later on neither I nor anyone else will be interested in the musing of a 13 years old school girl। बल्कि इसलिए कि क्योंकि ये मुझे लगता है कि बाद में अगर देखा जाए कि न तो मैं और न तो कोई बाद में इंटरेस्ट लेगा मुझ जैसी 13 साल की लड़की जो कि स्कूल पढ़ने वाली लड़की है, उसमें कोई इंटरेस्ट लेगा मेरे द्वारा लिखे गए इस डायरी में कि आखिर क्या हो सकता है। ये एने फ्रैंक कह रही है कि भाई देखिए, इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि बाद में न तो स्वयं और न ही कोई और व्यक्ति 13 वर्ष की मुझ जैसी स्कूल की लड़की के विचारों में रुचि रखेगा। तो अगली लाइन देखिए वो क्या व्यक्त कर रही है अपनी भावनाओं को।
ओ वेल, ओ वेल इट डजेंट मैटर, ठीक है, कोई बात नहीं, ऐसा लगता है मुझे, आई फील लाइक राइटिंग, मुझे लगता है कि मैं लिखूं, एंड आई हैव एन इवन ग्रेटर नीड टू गेट ऑल काइंड्स ऑफ थिंग्स ऑफ माई चेस्ट। तो ये कह रही है कि कोई ठीक है, इसका कोई मत नहीं है, मैं लिखना चाहती हूँ और मुझे इससे भी अधिक आवश्यकता अपने हृदय से सभी चीज़ें बाहर निकालने की है। देखिए चेस्ट ऑफ माने दूर होता है, चेस्ट माने छाती यानी सीने का, यानी यहाँ सीने से मतलब नहीं है, चेस्ट मतलब हृदय, मतलब अपनी हृदय में जितनी सारी चीज़ें दबी पड़ी हैं मुझे उनको बाहर निकालने की आवश्यकता है, मैं अपने अंदर चीज़ों को दबाकर नहीं रख सकती। अगली लाइन देखते हैं स्टूडेंट क्या लिखा है। अब वो कह रही है पेपर हैज़ मोर पेशेंस दैन पीपल, आई थॉट ऑफ दिस सेइंग ऑन वन ऑफ दोज डेज when I was feeling a little depressed and was sitting at home with my chin in my hands, bored and listless, wondering whether to stay in or go out. स्टूडेंट्स देखिए इसमें कितना बढ़िया लिखा है कि पेपर के पास बहुत सारे पेशेंस हैं, धैर्य, लोगों की बजाय। मैंने फ्रैंक कहती है, देखिए पहली लाइन में लिखा है ना उसने ये, तो लोगों की बजाय कागज में अधिक पेशेंस है, सहनशीलता, मतलब कागज पे मैं अपना गुस्सा निकाल सकती हूँ लिख करके, शायद वो ऐसा कह रही है। तो वो ये भी कह रही है कि मैंने उस कथन के बारे में उन दिनों सोचा जबकि मैं थोड़ी सी उदासी अनुभव कर रही थी। देखिए लिखा ना लिटिल डिप्रेस मतलब थोड़ी उदासी, एंड वॉज सिटिंग एट होम, और घर पर बैठी थी विथ माई चीन इन माई हैंड्स, अपने हाथों में ऐसे चीन को, चीन मतलब ये ठुड्डी होता है, तो बोर्ड महसूस करते हुए, एकदम लिस्टलेस, वंडरिंग वेदर टू स्टे इन और गो आउट, और टहलते हुए कि आश्चर्य में पड़े रहे कि इधर बैठूं या उधर बैठूं, मतलब घर के अंदर रहूं या बाहर जाऊं, मतलब सिचुएशन मेरी जो थी वह एबनॉर्मल थी, मैं अपने आप को सहज महसूस नहीं कर रही थी। फिर अगली लाइन में क्या कहती है वो देखिए ज़रा, आई फाइनली स्टेड वेयर आई वॉज, अंततः मैं वहाँ रुकी जहाँ मैं थी, ब्रूडिंग यस पेपर डज हैव मोर पेशेंस, फिर मुझे लगा हाँ पेपर में ज़्यादा पेशेंस होता है ना, पेशेंस मतलब धैर्य। अब फिर उसके बाद, एंड सिंस आई एम नॉट प्लानिंग टू लेट एनी वन एल्स रीड दिस स्टिप बैग्ड नोटबुक ग्रैंडली रिफर टू एज अ डायरी, और फिर अंत में मैं जहाँ थी वहीं सोचते हुए बैठी रही, कागज में तो अधिक सहनशीलता है ही है, ये मुझे पता था, और मेरी योजना थी प्रत्येक व्यक्ति मेरी सख्त जिल्द वाली कापी, यानी जो मैंने ये जिल्द मतलब उसका कवर जो बनाया था बहुत मोटा था, और जिसे लोग सांस से डायरी कहते हैं, मेरी इच्छा थी कि लोग पढ़ें। अब आगे देखिए क्या लिखा है स्टूडेंट्स अगली लाइन में है, अनलेस आई शुड एवर फाइंड ए रियल फ्रेंड, और जब मतलब तब तक इसे लोग पढ़ें जब तक कि मुझे कोई रियल फ्रेंड ना मिल जाए, मतलब मैं जो लिख रही हूँ लोगों द्वारा पढ़ा जाता रहे, इट प्रोबेबली वोंट मेक ए बिट ऑफ डिफरेंस, और इससे शायद मुझे कोई अंतर नहीं पड़ेगा, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा कि लोग क्या सोच रहे हैं, लेकिन लोग पढ़ते रहें जब तक मुझे रियल फ्रेंड नहीं मिल जाए। अगली लाइन देखते हैं स्टूडेंट्स, नाउ आई एम बैक टू द पॉइंट दैट प्रॉम्प्टेड मी टू कीप ए डायरी, अब मैं फिर उसी महत्वपूर्ण बात पर आती हूँ जिसने मुझे सर्वप्रथम एक डायरी लिखने की यानी रखने की प्रेरणा दी। ठीक है, इन द फर्स्ट प्लेस आई डोंट हैव ए फ्रेंड, मेरे पास कोई मित्र नहीं है, इसी बात ने मुझे प्रथम दृष्टया प्रेरित किया कि मैं डायरी रखूं अर्थात डायरी लिखूं। अब स्टूडेंट्स चलिए मैं अगला पैराग्राफ एक्सप्लेन कर रहा हूं आप सभी के लिए। लेट मी पुट इट मोर क्लियरली, मैं और भी स्पष्ट कह दूं, सिंस नो वन विल बिलीव दैट ए 13-year-old गर्ल इज कम्प्लीटली अलोन इन द वर्ल्ड, चूँकि कोई ये बिलीव नहीं करेगा कि 13 साल की लड़की पूर्णतया इस संसार में अकेली है, एंड आई एम नॉट, और मैं हूँ भी नहीं अकेली, आई हैव लविंग पेरेंट्स एंड ए 16-year-old सिस्टर, मेरे पास एक प्यारे पेरेंट्स है मेरे पास, बहुत ही लविंग, और 16 साल की मेरी बहन है, एंड देयर आर अबाउट 30 पीपल आई कैन कॉल फ्रेंड्स, और 30 लोग हैं मेरे चारों तरफ जिनको मैं दोस्त कह सकती हूँ। आई हैव ए फैमिली लविंग ऑन्ट्स एंड ए गुड होम, मेरे पास एक प्यारा परिवार है और ऑन्ट्स चाची भी है और गुड होम एक अच्छा घर भी है। नो ऑन द सरफेस आई सीम टू हैव एवरीथिंग, सरफेस मतलब ग्राउंड पर तो ऐसा लगता है कि मेरे पास सब कुछ है, एक्सेप्ट माई वन ट्रू फ्रेंड, सिवाय एक सच्चे दोस्त के। ऑल आई थिंक अबाउट
व्हेन आई एम विथ फ्रेंड इज़ हैविंग ए गुड टाइम। जो कुछ मैं सोच सकती हूँ और तब की उस समय के बारे में कि मैं अपने दोस्तों के साथ हूँ तो अच्छा समय होगा। शायद ये मैं सोच सकती हूँ कि सबसे अच्छा समय मेरा उन दोस्तों के साथ होगा। आई कैन नॉट ब्रिंग माई सेल्फ टू टॉक अबाउट एनी थिंग। मैं कुछ भी किसी भी चीज़ को लेकर के स्वयं से बात नहीं कर सकती। अगली लाइन देखते हैं स्टूडेंट्स, उसकी भावनाएं सब लिखी जा रही हैं, ये मैं आपको बता रहा हूँ। बट ऑर्डिनरी एवरीडे थिंग्स, लेकिन सिवाय प्रत्येक दिन उन ऑर्डिनरी चीज़ों के बारे में, इसके अलावा मैं किसी अपने बारे में बात नहीं कर सकती। शायद वो कह रही है वी डोंट सीम टू बी एबल टू गेट एनी क्लोजर। हम सभी, ये वी किसको बोल रही है, मतलब उसके फैमिली, उसके दोस्त जो चारों तरफ है, वो बोल रही है वी डोंट सीम टू बी एबल टू गेट एनी क्लोजर। ऐसा नहीं लगता कि हम एक दूसरे के बहुत नज़दीक हैं। एंड दैट इज़ द प्रॉब्लम, और यही तो समस्या है कि भले मेरे चारों तरफ लविंग पेरेंट्स हैं, आंट है, फ्रेंड्स हैं, लेकिन कोई भी क्लोजर नहीं है, और यही समस्या है। मे बी, हो सकता है, इट इज़ माई फॉल्ट, ये मेरी गलती हो, मेरी कमी हो। एंड वी डोंट कन्फाइड इन ईच अदर, और शायद हम एक दूसरे को सही से नहीं कन्फाइड कर पाते, मतलब बता पाते चीज़ों को, ट्रस्ट कर पाते हैं। इन एनी केस दैट इज जस्ट हाउ थिंग्स आर एंड अनफॉर्चुनेटली दे आर नॉट लाइबल टू चेंज। दिस इज़ वाई आई हैव स्टार्टेड द डायरी। अब देखिए वो क्या कर रही है कि हो सकता हो कि मेरा दोस्त है, हम एक दूसरे को अपना भेद नहीं बता सकते, फिर भी ऐसी ही स्थिति है कि दुर्भाग्यवश हम ये सारी चीज़ें चेंज नहीं कर सकते, जो भी चीज़ें मेरे चारों तरफ थी। और यही कारण है कि मैंने डायरी लिखना स्टार्ट किया। अब अगली लाइन देखते हैं स्टूडेंट सभी लोग। अगली लाइन, लास्ट पैराग्राफ। टू इन्हांस द इमेज ऑफ दिस लॉन्ग अवेटेड फ्रेंड इन माई इमेजिनेशन। अब ये कह रही है कि अपनी कल्पना में इस चिर प्रतीक्षित, यानी जो लॉन्ग अवेटेड, यानी लंबे समय से इंतजार किए जाते हुए फ्रेंड। अब ये लॉन्ग अवेटेड फ्रेंड कौन है, उसकी डायरी। मतलब अपनी कल्पना में इस प्रतीक्षित मित्र के चित्र को बढ़ाने के लिए मैं इस प्रकार के तथ्यों को लिखना चाहती थी। आई डू नॉट वॉन्ट ए जॉट डाउन द फैक्ट्स इन दिस डायरी द वे मोस्ट पीपल वुड डू। तो इस प्रकार के तथ्यों को मैं नहीं लिखना चाहती कि जैसा लोग अक्सर कर बैठते हैं। बट आई वॉन्ट द डायरी टू बी माई फ्रेंड एंड आई एम गोइंग टू कॉल दिस फ्रेंड किटी। लेकिन मैं चाहती हूँ कि डायरी मेरी सच्ची मित्र बने और मैं इस मित्र को किट्टी नाम से बुलाऊंगी। वो कह रही है कि लंबे समय से प्रतीक्षित इस अपने फ्रेंड को मैं अपनी कल्पनाओं में संजोए हुए थी, और मैं लिखना भी चाहती थी फैक्ट को, लेकिन उस तरीके से नहीं जैसा कि अक्सर लोग लिखते हैं। मैं चाहती थी कि डायरी एक मेरी सच्ची दोस्त बने और मैं इस फ्रेंड को किटी नाम से बुलाऊंगी। स्टूडेंट्स, आई होप कि आपको इसके जो बाकी बचे हुए पैराग्राफ्स की मीनिंग है, समरी, वो आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेगी। तब तक के लिए थैंक यू।